हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बेटा। ये अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 12 का। अपन मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या पढ़ा था, अपन ने बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस पढ़ी थी और उस पर न्यूमेरिकल्स करे थे ना, बेसिक न्यूमेरिकल्स किए थे। आज अपन इसका सेकंड लेक्चर्स में मैं आपको मेथड ऑफ चार्जिंग से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और उस पर कितने तरह के रीजनिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं और कितने इंपॉर्टेंट है उस सबको समझना, वही अपन सब कुछ देख रहे हैं ना बेटा। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपन लोग। तो अपन देख रहे हैं बेसिक मेथड ऑफ चार्जिंग, ये देख रहे हैं अपन, है ना बेटा। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ बता रहा है, कौन कौन से मेथड बता रखे हैं अपन को चार्जिंग के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बाई फ्रिक्शन। अपन किसी भी चीज़ को चार्ज कर सकते हैं, बाई फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं। सेकंड मेथड इज कॉल्ड बाई कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स इज ऑल्सो बाई टचिंग, है ना। किसी को टच करेंगे तो उस पर सेम चार्ज चले जाएंगे। सबका अपन डिस्क्रिप्शन देखेंगे, है ना। उन पर बने हुए न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। बाई टचिंग, अर्थिंग वर्थिंग, ये सब चीज़ बीच में एक्सप्लेन करूंगा बेटा, है ना। और थर्ड मेथड की अगर बात करूं तो डैट इज मीन्स बाई इंडक्शन। ठीक है, सबको अच्छे से एक्सप्लेन देखेंगे, है ना। थोड़ा इंग्लिश का ही फ्रिक्शन तो आप लोग जानते हैं, जब भी दो चीज़ को रब करेंगे अपन। कंडक्शन मीन्स बाई टचिंग। बाई इंडक्शन की बात करूं तो मैंने कोई सी भी चीज़ बिना टच करे सामने वाले पर एक्सप्लेनेशन चला जाए। जैसे कि इंडक्शन का मतलब प्रेरणा देना भी होता है, जिसमें स्पीच दे रहा हूँ और आपके ब्रेन में सीधी वो चीज़ जा रही है, डैट इज कॉल्ड इंडक्शन। जो टीवी में देखा है, एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, बाई फ्रिक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा अपन लोग, है ना। तो बाई फ्रिक्शन एक्सप्लेन सबसे पहले मीन्स ये 3 मेथड थे। सबसे पहला फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन के एग्जाम्पल मैंने वहाँ पर भी समझाए थे, यहाँ पर बस अपन डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा था कि जब अपन कॉम को रब करते हैं हेयर से तो दे बिकम चार्ज्ड और वो फिर पेपर्स को उठाने लगता है। तो वो भी एग्जाम्पल किसका था, बाई फ्रिक्शन। मैंने लाइटनिंग एग्जाम्पल दिया था। तो लाइटनिंग में भी क्या होता है, जो अंदर लगे होते हैं अपने लाइटर, गैस का लाइटर, तो उसके अंदर फ्रिक्शन होता है जिससे स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। तो सब फ्रिक्शन का ही था। अब प्रॉपर डेफिनेशन से समझ रहे हैं कि क्या है। तो when two different bodies मीन्स सबसे पहले डेफिनेशन देख रहे हैं अपन, है ना। विथ फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। when two different bodies rub together then they charged together then they charged by equal in magnitude and opposite in nature। ठीक है, इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज करें हमारे पास दो रॉड थी, मीन्स वन इज कॉल्ड ए एंड बी इज कॉल्ड बी। एक ए ले रहा हूँ, एक बी रॉड ले रहा हूँ। दोनों ही डिफरेंट बॉडीज हैं, मीन्स डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट एटम्स के बने हुए हैं, है ना। तो एक को मैं ले लेता हूँ, आगे जिनका एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। तो एक ग्लास रॉड है एंड सेकेंड वन इज प्लास्टिक रॉड। जब अपन इनको रब किया होगा, तो लेट कंसीडर कि रब करने के बाद यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। और कहीं ना कहीं जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं तो इट्स मीन्स दे बिकम प्लस पॉजिटिव एंड ए बिकम जो अपना ग्लास रॉड था दे बिकम पॉजिटिव चार्ज, और जो प्लास्टिक रॉड थी इट बिकम नेगेटिव चार्ज। पर मैंने भी डेफिनेशन में क्या बताया कि जब दो डिफरेंट बॉडी को रब करते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं बट उनका नेचर डिफरेंस होता है। मीन्स वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर बिकम नेगेटिवली चार्ज। आई थिंक समझे होंगे। ठीक, अगर मैं इसके अंदर बोलूँ कि इन पर चार्जेस कितने कितने हैं, तो अगर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता तो कहीं ना कहीं इस पर बोलता है कि +5 आया है और इस पर बोलता -5 आया है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं एज ए केमिस्ट्री रूल। ठीक है, ये लिख दिया। बट क्योंकि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑन ए एंड बी, तो कहीं ना कहीं मेरे को क्यू ए का मैग्नीट्यूड किस फॉर्मूले से निकालना होता, एन से। इसने 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें, इट मीन्स 5 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाइड करता ना, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाता, 1 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
-19 कूलाम। और इसी तरह से अगर मैं बी की बात करूं कि बी पर कितना चार्ज होता, तो -Ne, पर इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो -5 तो वही का वही, चार्ज भी वही है बेटा, तो माइनस का 8 इंटू 10⁻19 कूलाम, दैट इज द चार्ज ऑन ए एंड बी। ये चार्ज आते हैं जो मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, सेम, बट नेचर कैसा है, डिफरेंट। एक बार नोट डाउन करो जिससे आगे अपन कंटिन्यू करें बेटा। ठीक बेटा, अब आगे देख रहे हैं अपन, है ना। इसी में अब एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इस फ्रिक्शन को ही समझा रहा हूँ। ये तो जस्ट अपनी डेफिनेशन हुई, अब मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस पर एक्सप्लेन करे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही एक्सप्लेन करा जा सकता है कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो क्या इनके ऊपर मास का इफेक्ट आया, क्या इनका मास चेंज हुआ। जो पहले भी इनका मास मान लो ये 1 kg के थे, तो क्या इनके मास चेंज हुआ क्या। तो यही क्वेश्चन अपन फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं बेटा, एक बार नोट डाउन करो। ठीक है बेटा, रब कर रहा हूँ। तो अपन बाय फ्रिक्शन मेथड पर अब कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ही अपन डिफरेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके ऊपर। इफ एनी चेंज इन द masses आफ्टर चार्जिंग, क्या मास चेंज होता है इनको जब रब करते हैं। तो अपन आंसर क्या देते, यस, इनका मास चेंज होता है। तो आंसर देते हैं अपन सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले, यस, मास चेंज होते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो डायग्राम नीचे बना हुआ है उसी का अपन यूज़ कर लेते हैं। डेफिनेशन तो ये रही। अब अपन को ये बात पता है, मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा दिया था, क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता क्या। इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना बेटा, और उसको नेग्लिजिबल केमिस्ट्री में जरूर कर देते हैं, पर यहाँ पर तो अपन नेग्लिजिबल नहीं कर सकते ना। अब इसने 5 इलेक्ट्रॉन दिए, तो जितना भी मास 5 इलेक्ट्रॉन जितना जो मास है वो ग्लास का डिक्रीज हो गया, और जो बी वाली बॉडी थी उसका मास इंक्रीज हो गया। तो यस, अपन बोलते द मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी इंक्रीजेस, शॉर्ट में लिख दो ऐसे, इंक्रीजेस वाइल नेगेटिव चार्ज बॉडी डिक्रीजेस, एंड वाइल नेगेटिव चार्ज बॉडी, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी कौन सी थी यहाँ पर, अगर नीचे वाला एग्जाम्पल देखें अपन, तो दैट इज मीन्स हमारे पास वो बॉडी बी थी, नेगेटिव चार्ज बॉडी, मास इंक्रीजेस, तो एक का मास इंक्रीज हुआ और एक का मास डिक्रीज हुआ। तो अपन अगर यही एग्जांपल लें कि मास डिक्रीज और इंक्रीज हुआ, तो फॉर्मूला किस तरह से रहता है, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया है और एक ने इलेक्ट्रॉन गेन करा है। तो सपोज करो कि जो ए वाला था उसने एन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर करे होते बी वाले के ऊपर, बी के ऊपर एन ट्रांसफर करे होते इलेक्ट्रॉन, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो इन पर चार्ज आता वो आता अपने पास प्लस एन, और अगर मैं बी वाले की बात करूं तो उस पर चार्ज आता Q = -Ne। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कहीं ना कहीं इसके अंदर तो मास, इसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो डिक्रीज हो गया ना। तो उस मास को कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपन, तो चेंज इन मास का फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिस पे भी अपन न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो चेंज इन मास का फॉर्मूला बोलूँ तो ये हमारे पास कितना हो गया, इसको चेंज इन मास को डेल एम से शो कर दूं, तो मास ऑफ ए माने पॉजिटिव चार्ज बॉडी, तो क्या हुआ है डिक्रीज, और मास ऑफ बी क्या हुआ है इंक्रीज, क्योंकि इसने गेन करा है तो ये नेगेटिव चार्ज हुआ और ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है हमारे पास। तो अगर इन दोनों का फॉर्मूला लिखूं तो ये एक तरह से जितना भी एन ट्रांसफर हुआ है उसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाइड कर दूं ना, तो कहीं ना कहीं ये स्मॉल फॉर्मूला जरूर है, पर कहीं ना कहीं हमारे स्मॉल क्वेश्चंस में रिमेंबर रखने के लिए ज़रूरी है। जितना मास इसका कम हुआ उतना ही मास बी वाले का इंक्रीज हुआ, तो ए वाले का डिक्रीज और बी वाले का इंक्रीज हो गया मास। और फॉर्मूला किसके, जितना मास का ट्रांसफर हुआ होगा उतना ही तो अपन मास को करेंगे। तो लेट, अगर जो भी अपने क्वेश्चन करा कि अगर उसके अपन जैसे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, ठीक है, अगला क्वेश्चन ही कर लेते हैं, है ना, नोट डाउन करो, है ना। ठीक,
if 5 electron transfer plastic transfer glass to silk clothes, then find increase or decrease of mass। ठीक है, ये बोला जाता अपन से 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ग्लास टू सिल्क क्लोज, देन फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मास कितना हुआ। तो अगर अपन बात करें कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, तो चेंज इन मास का फॉर्मूला अभी क्या लिखा था मैंने, NME। तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो इसको अपन सॉल्व करता तो 45.5 इंटू 10 की पावर -31 kg होता, इतना मास होता अपने पास। और बाकी तो ये सिंपलेस्ट चीज़ है कि अगर अपन से कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र बता रहे हैं, वो ग्लास से सिल्क पर, तो इसका मतलब है ग्लास का मास क्या हुआ होगा डिक्रीज। तो मास ऑफ जो ग्लास रहा होगा वो तो क्या हुआ होगा डिक्रीज, और जो मास ऑफ सिल्क है वो क्या हुआ होगा इंक्रीज। और कितना डिक्रीज और कितना इंक्रीज हुआ होगा वो इतना ही तो हुआ, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। ठीक है, समझ गए होंगे बेटा आप लोग, है ना। नोट डाउन करो, नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन ये एक्सप्लेन कर रहा हूं थ्योरेटिकली कि जब अपन ने दो बॉडी को रब किया था तो वाई शुड वन बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड अदर बिकम नेगेटिव चार्ज, ऐसा हो क्यों से कैसे गया वो ही अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। वाई वन बॉडी बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड अदर बिकम negative charge when rubbed together, when they are rubbed together। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ऐसा हुआ क्यों होगा। तो पहले तो आप बात समझ लें, जब हम कोई दो चीज़ों को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है ना। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। रब करने से हीटिंग प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट क्या है, एनर्जी है। अब एनर्जी लेकर ही कोई जना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और एनर्जी लेकर ही कोई जना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और आपको पता होगा यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हो बिना एनर्जी के कुछ काम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हमारी जो सन है, या हमको टी बनानी हो तो क्या मैं उसके अंदर दूध, चाय पत्ती, शक्कर सब कुछ डाल दूँ, बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी ना। मेरे को उसको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। चाहे मैं उसको गैस सिलेंडर पर रखूँ, है ना, गैस पर चूल्हे पर रखूँगा तो हीट गेन करके ही तो वो जो इलेक्ट्रॉन, मान लो कि जो शुगर है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, है ना, और जो टी थी या जो दूध था उसने उसको गेन करा, और ऐसे दोनों ने मिक्स करके हमको टी बना दी ब्राउन कलर की। वैसे अगर मैं सन से बात करूँगा, सन आना बंद हो जाए तो क्या ये मैंगो ट्रीज जो लीव्स बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे ना। क्योंकि होता क्या है, जब ऊपर से सनलाइट आती है तो उसकी जो हीट आती है उससे कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स देने लगते हैं, कुछ गेन करने लगते हैं, और इस तरह से वो कोई ना कोई कंपाउंड क्रिएट कर देते हैं। हीट चाहिए, जैसे आज सॉल्ट बनता है समुद्र के अंदर तो कहीं ना कहीं सोडियम पड़ा है, क्लोरीन पड़ा है, हीट आती है तभी तो वो लूज़ करता है। पर लूज़ क्यों करता है, क्योंकि उसके एटम का साइज लार्ज है, और जिसके एटम का साइज छोटा है वो क्या करेगा, गेन करेगा ना उसको। पर आपको पता है कि इसके लिए अपन को कहीं ना कहीं हीट माने एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो वही अपन सब कुछ लिख रहे हैं कि when we rub then heat is produced। रब करते हैं, बाय फ्रिक्शन करते हैं, हीट बोलूं या एनर्जी बोलूं, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। and when the body whose atom size is large
start losing the electron, start losing the electron and become पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है इलेक्ट्रॉन से लूज करके, है ना। वाइल अदर whose atom size is smaller will gain the electron and become नेगेटिवली चार्ज्ड। इस तरह से एक बॉडी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। पर नेगेटिव पॉजिटिव होने के लिए किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है और किसी को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है। तो जो मैंने एग्जांपल लिया था वैसे भी कुछ हद तक करेक्ट है। मैंने एक एग्जांपल लिया था ग्लास रॉड और एक एग्जांपल लिया था मैंने प्लास्टिक रॉड, ये एग्जाम्पल्स लिए थे ना। अब हुआ क्या होगा, जब हमने इसको रब किया था एक्चुअल में, तो रब करने से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुई थी, तो हीट से एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। उस एनर्जी से, क्योंकि इसके एटम के साइज बड़े थे, अगर मैं ये एटम न्यूक्लियस बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं जो ग्लास रॉड थे उसके एटम का साइज बड़ा था। अब मेरे को कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है, एटॉमिक साइज बड़ा था। और जो प्लास्टिक था उसका एटॉमिक साइज कैसा था, छोटा। तो आपको पता है इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन हीट लेते ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और इस तरह से एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज और एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई। मीन्स अगर इसे ग्लास से इधर गए थे, समझे क्या। तो वैसे भी ग्लास और जब प्लास्टिक का कंपैरिजन होता है तो कहीं ना कहीं ग्लास जो होता है उसके एटम की साइज बड़ी होती है इन कंपेयर टू प्लास्टिक। इसलिए मैंने एक एग्जैक्ट एग्जांपल भी लिया समझाने के लिए। तो जो ग्लास था, अगर मैं इसको ए कंसिडर करूं, बी बाकी तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हीट प्रोड्यूस होनी जरूरी थी। ठीक है, बिना इसके कुछ काम हो भी नहीं सकता था। जब तक हीट प्रोड्यूस नहीं होगी कोई जना इलेक्ट्रॉन ना डोनेट करेगा ना कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। आई थिंक समझे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, है ना। ठीक है, दो डिफरेंट बॉडी, दूसरा एक एग्जांपल और समझ लें आप कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने जब भी दो डिफरेंट बॉडी, क्वेश्चन में था दो डिफरेंट बॉडी को जब भी रब करेंगे तो ऐसा होगा। तो पहली बात तो समझ लें, अगर मैं पीरियोडिक टेबल लेता हूं जिसमें 115 105 एलिमेंट्स हैं, उनमें जो जितने भी हैं सबके साइज अलग अलग है ना बेटा। तो अगर मैं आंख बंद करके भी पीरियोडिक टेबल में से अगर दो एलिमेंट्स लेता हूं और उनको रब करता हूं तो ये तय है ना कि एक का साइज बड़ा है और एक का साइज छोटा है। तो जब भी रब करूंगा हीट प्रोड्यूस होगी और उनमें से कोई एक जना लॉस करना चालू कर देगा और एक जना गेन करना चालू कर देगा जब सफिशिएंट हीट प्रोड्यूस होगी। पर इस पर मैं अगला क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, है ना। ये आपने नोट कर लिया होगा जो भी ये मैंने समझाया कि कैसे होता है, क्योंकि एक की साइज बड़ी और एक की साइज छोटी होती है। ठीक है, कैन टू डिफरेंट बॉडी ऑलवेज बी चार्ज बाय रबिंग। क्या जब दो डिफरेंट बॉडी को रब करेंगे तो क्या वो ऑलवेज चार्ज हो जाएंगी क्या। अब ये क्वेश्चन है मेरा पूछने का, अगर मैं दो डिफरेंट बॉडी को रब करता हूं तो क्या वो ऑलवेज चार्ज हो जाएंगी क्या। तो अगर आप डेफिनेशन पर जाएं तो अगर दो सेम बॉडी, डिफरेंट बॉडी की बात हो रही है, अगर दोनों सेम बॉडी होती, जैसे कि मेरे दो हैंड्स हैं, ये सेम बॉडी को अगर मैं रब करता हूँ तब तो डायरेक्ट केवल हीट प्रोड्यूस होगी, पर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट हीट अप हो जाएगा, इसलिए गर्म भी बहुत जल्दी हो जाएगा। बट अगर मैं मेरे हैंड्स को ये प्लाई पर रब करता हूँ एज ए डेफिनेशन कि व्हेन टू डिफरेंट बॉडी आर रब देन वन बिकम इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर बिकम नेगेटिव चार्ज, यही डेफिनेशन थी ना। अब क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि क्या दो डिफरेंट बॉडी को जब भी रब करेंगे, मीन्स हम जब भी रब करेंगे, क्या वो ऑलवेज चार्ज हो जाएंगे क्या। तो आंसर होगा नहीं, हरदम ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि अगर हमारे को इन दोनों से, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट तो देनी होगी ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसका मतलब है मेरे को जो इस पर रब करके दिखा रहा हूँ, इतना तो रब करना पड़ेगा कि इतनी सफिशिएंट हीट तो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी कि हम दोनों में से जिसके भी एटम के साइज बड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें और दूसरा उसको गेन कर दें। एक एग्जांपल और दे सकता हूँ, सपोज करो आप अपने घर पर 50
मेहमान आ गए है ना अपने घर पर, तो अपन को चाय बनानी थी 50 जनों की। अब 50 जनों की मैंने चाय रख दी, पर नीचे जला दी जो हम भगवान के चढ़ाते हैं, लगाते हैं अगरबत्ती। अगरबत्ती 2 अगरबत्ती लगा दी मैंने। तो क्या वो 50 जनों की जो भगोने में चाय बनी हुई है, क्या वो बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी ना, क्योंकि कोई भी इतनी हीट प्रोड्यूस ही नहीं हो रही कि जो शुगर है या टी है या मिल्क है वो इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज कर लें, ना दे रहे ना ले पा रहे, क्योंकि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड नहीं करी गई है। तो आंसर था क्या 2 डिफरेंट बॉडी ऑलवेज भी चार्ज? सो आंसर होता नो, we have to given a sufficient amount of, we should produce the sufficient amount of heat by rubbing, so one can lose the electron, other one gain the electron। तो कहीं ना कहीं अपन आंसर कुछ ऐसे लिखते हैं, आई थिंक समझ गए होंगे कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 डिफरेंट बॉडी है तो वो ऑलवेज चार्ज कर देंगे। तो अगर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो अपन बोलते नो, नो sufficient amount of heat, sufficient amount of heat should be produced by rubbing, so one can lose the electron while other gain the electron, तो ऐसा तभी होगा जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगी, तभी ये सब कुछ हो पाएगा, है ना। क्योंकि जब तक अपन एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट नहीं देंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। चाहे अपने वीट और ये जो चावल गेहूँ जो भी उगते हैं, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट होती है तभी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करते हैं और तब ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं कि कम हीट होगी और उसके बाद वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, फर्टिलिटी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा वहाँ पर भी। ठीक है, आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। जो भी अपन ने टॉपिक पढ़ा कि 2 डिफरेंट बॉडी को जब भी बने सेम बॉडी से तो कभी भी कोई फ्रिक्शन से कोई चीज़ प्रोड्यूस्ड नहीं होगी। ठीक, एक नोट में एक पॉइंट समझा रहा हूँ और इसकी बने कुछ बात भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब 2 बॉडीज को रब करते हैं तो कुछ बॉडीज, वैसे पूरी लिस्ट तो बहुत सारी हो जाएगी, पर कुछ कॉमनली यूज कभी हमारे को देखने को मिल जाते हैं बुक से इससे पढ़ने पर, पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी। मीन्स अगर मैं जो अपनी ग्लास रॉड है उसको सिल्क के कपड़े से रब करता हूँ तो ग्लास रॉड जो होगी, मीन्स ग्लास जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। नॉट बी ऑलवेज जब इस तरह के एलिमेंट से कंबाइन करेंगे, पर कहीं ना कहीं अपन को इस तरह के कॉम्बिनेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं रिमेंबर रहना चाहिए। तो ग्लास रॉड और सिल्क, सिल्क नेगेटिव चार्ज, मोस्टली नेगेटिव चार्ज होती है, जो ग्लास होता है वो मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है। वैसे ही जो अपने हेयर्स होते हैं, हेयर्स वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक कॉम हो गया, प्लास्टिक सीड्स हो गई हमारी, सीट पर भी तो प्लास्टिक लिख देता हूँ, समझ रहे हो ना, प्लास्टिक। वैसे ही अगर अपन बात करें कॉटन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, जब भी किसी से रब करते हैं, या कैट का फर, माने किसी भी तरह का फर हो, नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट, है ना। एबोनाइट मीन्स क्या होता है ना, तो एबोनाइट मीन्स जिसको अपन हार्ड रबड़ बोलते हैं, वेल्कनाइज वाला जो रबड़ होता है उसको अपन एबोनाइट भी बोलते हैं। हार्ड रबड़ को ही अपन एबोनाइट बोलते हैं। एबोनाइट नेगेटिवली चार्ज होता है अगर अपन हेयर से रब करें उसको। वैसे ही अंबर, ये जो अपने बुक्सों में लिखे होते हैं ना, कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। अंबर को अपन आज के टाइम पे भी यूज़ कर रहे हैं, नो डाउट। अंबर क्या है, एक तरह से रेजिन है, मीन्स जो सलाइवा टाइप जो चीज़ निकलती है किसी ट्री में से, है ना, थोड़ी सी सलाइवा टाइप, उस मन मीन्स लगभग रबड़ जैसी, है ना, पर इसको थोड़ा ग्रीनी वो येलोइश कलर होता है। इसका यूज़ बहुत बरसों, मैंने बहुत टाइम पहले, रबड़ और प्लास्टिक तो अपन ने अभी के टाइम पर यूज़ करना चालू करा है ना, पर अपन बहुत आज से 1000, 2000, 3000 साल पहले जब कोई मोनोग्राम या कुछ चीज़ बनानी होती थी या लॉकेट्स बनाने होते थे तो नॉर्मली वो अंबर के यूज़ होते थे, क्योंकि वो रबर टाइप शेप का था। ठीक है, तो ऐसे चार्ट बनाया। इस चार्ट को मैंने बनाया क्यों, इस चार्ट से ये समझाना चाहता हूँ कि आपको ये ध्यान रहे कि जो
बैड कंडक्टर्स हैं वो चार्ज होते हैं। कहीं आप ये ना सोचें केवल गुड कंडक्टर ही चार्ज होते हैं, बैड कंडक्टर्स चार्ज होते हैं। देखो ये सारी चीज़ें जो हेयर्स हैं वो बैड कंडक्टर हैं, क्योंकि अगर ये गुड कंडक्टर होते तो कहीं ना कहीं वायर अपने पास थोड़ा सा लेस रह जाता तो हम किसी का भी यूज़ कर सकते थे ना हेयर्स। या क्लोथ्स हो गए, क्लोथ्स भी तो बहुत सस्ते हैं, और कॉपर की वायर तो बहुत कॉस्टली है। कभी वायर छोटी पड़ जाती तो हम एक छोटा सा जो भी हैंकी है उसको यूज़ कर लेते, बट दैट इज़ ऑल्सो बैड कंडक्टर्स। तो मेरा एग्जाम्पल के पीछे ये भी कारण था कि आपको पता रहे कि जो बैड कंडक्टर्स होते हैं वो चार्ज होते हैं, क्योंकि मैं जो भी मैंने चार्ट बनाया है ये बैड कंडक्टर्स का ही तो चार्ट है, नॉट बी ए गुड कंडक्टर्स। और गुड कंडक्टर का इसलिए भी नहीं दिया गया क्योंकि वी आर ए गुड कंडक्टर, ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर, अपन पूरी बॉडी गुड कंडक्टर है, क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा है। तो अपन पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, कोई सा भी चार्ज आ सकता है, बिकॉज वी आर ए गुड कंडक्टर्स। इसलिए भी लिस्ट में नहीं दिया गया, पर यह हिंट दिया कि ह्यूमन बॉडी है, गुड कंडक्टर है, वो उस पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, पर समहाउ इन पे भी आ सकता है कुछ भी, बस जब इनको रब करेंगे तो ऐसा होगा, चार्ज कुछ भी आ सकता है। ठीक, यहाँ पर मेरा केवल ये डाटा देने के पीछे कारण ये था कि आपको रिमेंबर रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोस्ट प्रोबेबली अपन कहीं ना कहीं बैड कंडक्टर्स को भी चार्ज होता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, समझे होंगे बेटा, है ना, नोट डाउन करो। नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं बेटा अपन अब। ठीक, तो ये था अपना फ्रिक्शन, कि जब भी दो चीज़ों को रब करेंगे तो क्या क्या होगा हमारे साथ। ठीक, नेक्स्ट मेथड देख रहे हैं अपन, कंडक्शन। तो सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग देख रहे हैं अपन, तो बी पॉइंट्स देख रहे हैं बाई कंडक्शन। कंडक्शन मेथड देख रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था बाई टचिंग मेथड, ये मेथड देख रहे हैं अपन लोग। इस मेथड में क्या होने वाला है, तो मीन्स इसको पहले कंडक्शन को ही आप समझ लें। वैसे 11 से भी आप जानते हैं, वहाँ पर जब हीट के चैप्टर्स पढ़े थे, सपोज करो कोई वाटर था, वो चिल्ड वाटर था, पर मेरे को नज़र नहीं आ रहा था इट इज़ अ वार्म वाटर और इज़ ए कोल्ड वाटर, तो आप जानते हो मैं उसमें टच करूँगा मेरी फिंगर को, फिर टच करते ही मेरे नर्व सेल्स बता देंगे ऊपर कि ये कोल्ड वाटर है। अगर वो कोल्ड था तो इट मीन्स कहीं ना कहीं टच करने के बाद पता लगा ना कि इट इज़ ए वार्म वाटर और इट इज़ ए कोल्ड वाटर। तो वैसे ही कंडक्शन का प्रोसेस में देख रहे हैं कि जब हम किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी से टच करेंगे तो दे ऑल्सो गेट द सेम नेचर ऑफ चार्ज, उस पर भी सेम नेचर का चार्ज चल जाएगा। वो ही जस्ट डेफिनेशन है, व्हेन एनी चार्ज बॉडी टच टू another body, then other body will also have same nature of charge, same nature of charge, तो उस पर भी सेम नेचर ऑफ चार्ज आ जाएगा। तो उसको समझने के लिए मैं ले लेता हूँ कि हमारे पास एक रॉड है विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, है ना, आप ग्लास रॉड मान सकते हैं, और एक मैंने ले लिया कोई मेटल ले लिया, पर न्यूट्रल ले लिया मैंने। पर जब मैंने इनको टच किया, मीन्स लाइक दिस, कि मैंने इस रॉड को इससे टच किया, then they also become of same nature of charge, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो जो हमारा स्फीयर था, जो न्यूट्रल था, दे ऑल्सो गेट द सेम नेचर ऑफ चार्ज, तो टच करने पर सेम नेचर के चार्ज जाते हैं जो चले गए अपने पास। ठीक है, समझे होंगे। अब ये तो थी हमारे पास कहीं ना कहीं कंडक्शन, है ना। कंडक्शन के बाद अब इस कंडक्शन का जब टॉपिक इतना छोटा सा था, इतनी सी बात थी, इसलिए नॉर्मली पूछा भी नहीं जाता, बस सबको पता होना चाहिए टच करने के बाद। तो क्वेश्चन का थोड़ा सा भी एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से काम आ रहा है। तो इसमें हमारे को कहीं ना कहीं इस टॉपिक के अंदर हमारे को गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर की एक डेफिनेशन डिफाइन करी गई, उसको ही अपन देख रहे हैं। तो मैं नोट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको कि क्या डेफिनेशंस हैं बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर की डेफिनेशन, है ना। तो सपोज करो अगर मैं कोई रॉड लेता हूँ और टच करता हूँ एक गुड कंडक्टर को, जैसे यहाँ पे कर रखा था, तो इसका एक्सप्लेनेशन तो ये कोई गुड कंडक्टर बॉडी है जिसको मैंने टच किया।
गुड कंडक्टर है ये, है ना, इस पे लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, गुड कंडक्टर है। तो क्या होगा जब अपन गुड कंडक्टर बॉडी को टच करेंगे तो जो इसके चार्ज हैं वो इसमें एंटर करेंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो शॉर्ट में अगर इसकी डेफिनेशन कुछ बोली जाए तो अपन जो छोटी क्लास का तो फिर जानते ही हैं, इन विच द करंट इज फ्लो इज कॉल्ड गुड कंडक्टर, इन विच द नो करंट इज फ्लो इज कॉल्ड बैड कंडक्टर। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर अपन को गुड कंडक्टर एक्सप्लेन करना होता तो अपन लिखते दोज कंडक्टर इन विच चार्ज फ्लो करूं या मूविंग वर्ड यूज कर लूं तो ज़्यादा प्रॉपर होगा भी इस केस के अंदर। चार्ज मूव एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं ना कहीं ये हमारी गुड कंडक्टर की डेफिनेशन होती कि न्यूट्रल बॉडी थी, गुड कंडक्टर, चार्जेस आए, पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए यूनिफॉर्मली। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं गुड कंडक्टर, जो मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर कोई अपन को टॉवल से मारता है पीछे बैक साइड में और हम कोई वुडन चेयर पर पाँव ऊपर रखकर बैठे हुए हैं तो फिर कोई जब टच करता है तो करंट आ जाता है। क्योंकि होता क्या है, जब कोई पीछे से फ्रिक्शन से हमारे वुडन जो अपने जो क्लोथ्स हैं उसके ऊपर जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है तो जो अपने क्लोथ्स होते हैं उन पर चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। पर ये बॉडी किसके टच हो रही है, गुड कंडक्टर के, तो पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। इट मीन्स कोई यहाँ पर टच करे, नोज पर टच करे, कहीं पे भी टच करे, आपको स्पार्किंग नजर आएगी, चार्जिंग एक्सपीरियंस होगा उसका। तो वो था हमारा गुड कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो गुड कंडक्टर, है ना। बाकी मेटल्स तो आप जानते हैं गुड कंडक्टर होता है, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो गुड कंडक्टर। तो ये डेफिनेशन थी कहीं ना कहीं हमारे पास गुड कंडक्टर की डेफिनेशन। ठीक है, ये तो नोट डाउन कर लिया बेटा आप लोगों ने, है ना। अब इसको रब कर रहा हूँ बेटा, है ना, इस मेथड को। वैसे ही अपन बात करें बैड कंडक्टर्स की, मैंने जो नोट में ये लिखा रहा हूँ बात आपको कंडक्शन वाले टॉपिक के अंदर ही। तो ये गुड कंडक्टर का नोट लिखाया। तो अगर मैं सेकंड नोट लिखता हूँ इसके अंदर, तो सेकंड नोट के अंदर अगर अपन वो कंडक्शन के अंदर देखें तो बैड कंडक्टर्स के साथ क्या होगा कि अगर मैं एक रॉड को एक बैड कंडक्टर स्फीयर से टच कराता हूं, ये बैड कंडक्टर है, देन चार्ज डज नॉट बी फ्लो। तो जो ये चार्ज होगा मीन्स हो सकता है कि एक दो जस्ट टच होने की वजह से यहाँ पर गिर जाएं, पर ये चार्ज यहाँ से यहाँ पर नहीं आएंगे। तो जो अपने पास बैड कंडक्टर की डेफिनेशन होगी, बैड कंडक्टर की डेफिनेशन हम बोलेंगे इन विच नो चार्ज इज मूविंग जस्ट एट इट प्लेस, जहाँ पर हैं सिर्फ वहीं पर ही रहेंगे, मूव नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों लिखा उसका एग्जाम्पल भी अभी हाथों हाथ देने वाला हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर चार्ज मूव नहीं करेंगे अगर वो बैड कंडक्टर होगा तो बैड कंडक्टर की एक डेफिनेशन और अपन को रिमेंबर रखनी है, एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन विच नो चार्ज इज मूविंग जस्ट एट इट्स प्लेस, वहाँ जहाँ पर होंगे वहाँ पर ही रहेंगे वो। इसको समझाने के लिए एग्जांपल यही ले लेता हूँ, जैसे अपन ने जो हेयर से कॉम को रब किया था, अपन ने किया था रब किया था। इस पर थोड़ा प्रॉपर भी ले लेता हूँ। हेयर से रब करते हैं तो हेयर पॉजिटिव चार्ज होता है और प्लास्टिक की तो कॉम यूज़ करते हैं हम लोग, कोई आयरन का तो यूज़ नहीं करते ना, तो इट मीन्स नेगेटिव चार्ज हो गए। तो सपोज करो जो अपन ने गेम थर्ड फोर्थ क्लास में खेला था, अपन ने चार्ज कर लिया, तो ये तो नॉर्मली प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक मीन्स बैड कंडक्टर, है ना। प्लास्टिक का है मीन्स जो ये कॉम है वो प्लास्टिक का है, कॉम बना रखा है, और आपको पता है ये बैड कंडक्टर है। तो मैंने जो भी डेफिनेशन लिखी कि प्रोड्यूस तो होंगे ना बैड कंडक्टर्स पर, ये बात अब आपको लिस्ट से समझा दी थी। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गए पर पूरे पर नहीं हुए ना, और हो सकता है अपन लोग पेपर यहाँ से इसको उठाने की कोशिश कर रहे हो तो कैसे उठते पेपर। फिर अपन लोगों ने क्या करा, छोटे ही तो थे, कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ली थी उस टाइम पर, फिर अपन ने पूरे हेयर पे ही रब कर डाला कॉम को, फिर वो सब जगह चार्ज हो गए। पर अभी तो ये इसके पास नहीं जा पा रहा था ना चार्ज। समझे क्या बात को कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो अपन ने इसको चार्ज किया बाय हेयर रबिंग पर पूरी जगह चार्ज नहीं किया ना, और शायद पेपर हम यहाँ से उठा रहे थे, उठता कैसे पेपर, नहीं उठता ना पेपर बेटा। और मैंने भाई ये बात समझाने की बताई कि जस्ट एट इट्स प्लेस, जहाँ पर होंगे वहाँ पर ही बने रहेंगे, मूव नहीं करेंगे,
ठीक, आई थिंक समझे होंगे आप बात को, ठीक है ना बेटा। थर्ड नोट लिखा रहा हूँ, इसमें और क्या बात बताएगी, फिर इसके बेस पर जो एक क्वेश्चन बना हुआ है या बन सकता है वो अपन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अपन अब थर्ड पॉइंट ले रहे हैं, ये तो आपने देखा था बैड कंडक्टर है, तो नोट के अंदर थर्ड पॉइंट चल रहा है। एक चीज़ ने अपन को और एक्सप्लेन करी, वो एक्सप्लेनेशन ये दिया अपन को कि अगर अपन दो डिफरेंट बॉडी, दो डिफरेंट व्हेन टू चार्ज्ड बॉडी ऑफ सेम साइज are in touch, then charges distributed uniformly, ठीक है। इसकी बहुत सारी जगह इंपॉर्टेंस आने वाली है, न्यूमेरिकल्स में बात समझ में आ जाएगी। पहला एग्जांपल तो इससे समझा देता हूँ, है ना। ये क्या चीज़ एक्सप्लेन करी इस पॉइंट ने कि सपोज करो मेरे पास एक स्फेयर है जिस पर 0.4 कूलम चार्ज है और दूसरा स्फेयर है न्यूट्रल। अब मैंने दोनों को टच कर दिया, तो टच करने के बाद क्या होगा, दोनों पर हाफ हाफ चार्ज चल जाएंगे। अब अगर ये न्यूट्रल था तो आपको पता है ना इस पर 0 चार्ज था ना, 0 कूलम था ना, तो आधे आधे होने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं समझाने के लिए ले लेता हूँ, आपको पता है 2 कूलम हो गए होंगे। मीन्स अपन क्या करें, 0 प्लस दोनों को ऐड करके हाफ करता हूं तो कहीं ना कहीं 2 कूलम और 2 कूलम ये आ जाएंगे ना चार्जेस। समझे, एक और समझने के लिए ले रहा हूं क्वेश्चन जिससे पूरी बात ही क्लियर हो जाएगी। सपोज करो किसी पर 8 कूलम चार्ज था और साथ में 2 कूलम चार्ज था माइनस का। अब दोनों को टच कराया अपन ने, अब कितने कितने चार्ज आए होंगे इनके ऊपर, तो पहले इन दोनों का स्केलर क्वांटिटी तो है, जस्ट ऐड कर दूं तो 8 - 2 अपॉन 2 मीन्स 6/2, 3 चार्ज आए होंगे ना, 3 कूलम। इन से क्वेश्चन पे भी कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन दे दिया है कि बताएं पहले टचिंग से पहले फोर्स का नेचर क्या था और टचिंग के बाद कैसा नेचर था फोर्स का। मैंने तो एक और एग्जांपल लिया है जस्ट यहाँ पर इस पॉइंट को समझाने के लिए। तो आप जानते हैं पहले में दोनों में अट्रैक्शन का नेचर रहा होगा क्योंकि पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पर दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज आफ्टर टचिंग। तो आफ्टर टचिंग दे आर रिपेलिंग इन नेचर, अब रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, ठीक है। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना बेटा, ठीक। नोट डाउन करो, फिर इसके आगे पढ़ रहे हैं बेटा अपन लोग, ठीक बेटा, है ना। अब अपन तो यहाँ पर अपन ने कंडक्शन समझा, कंडक्शन में गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर को समझाया गया। जिसमें चार्ज मूव करें वो गुड कंडक्टर, जिसमें चार्ज मूव ना करे वो हमारे बैड कंडक्टर्स, ये पढ़ा अपन ने। अब थर्ड मेथड देख रहे हैं, तो थर्ड मेथड देख रहे हैं अपन, दैट इज कॉल्ड सी मेथड बाई इंडक्शन। तो पहले इसको समझ लें, बाई इंडक्शन आप लोगों ने देखा क्या है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों ने टीवी देखा है, आपने देखा है कि जब आप लोग टीवी, जो पुराने टीवी होते थे, अभी तो एलईडी हैं या मोबाइल से, उन पर ऐसा कुछ नहीं होता। पर अगर पुराने मूवीज़ की टीवीज़ की बात करें तो उसके ऊपर जो अपन कुछ इस तरह से हैंड्स मूव करते थे तो कुछ अलग से फीलिंग्स आती थी हमारे को। तो वो ही इंडक्शन था, क्योंकि जो हमारे जो टीवी की स्क्रीन हुआ करती थी नॉर्मली नेगेटिव हुआ करती थी, तो जब हमारे हाथ को ले जाते थे तो उस पर पॉजिटिव क्रिएट हो जाते थे। तो बिना टच करे आपने ये भी देखा था कि टीवी को जब हमने टच कर दिया था तो कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वो टचिंग इम्पैक्ट था। अपन बात कर रहे हैं बाई इंडक्शन, तो बाई इंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ लें पहले, फिर उसके और कुछ देखते हैं ना, और भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हेन एनी चार्ज बॉडी is taking nearer to other uncharged body, then its near end of other body become oppositely charged. This phenomena is called
phenomenon is called induction। ठीक है, तो ये तो जस्ट मैंने डेफिनेशन बताई। तो डेफिनेशन क्या थी, वापिस से भी एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूँ कि सपोज करो एक न्यूट्रल बॉडी है मेरे पास, न्यूट्रल, और यहाँ पर मैं एक कोई चार्ज बॉडी नियर लेकर आ रहा हूँ, नियर लेकर आ रहा हूँ इसके पास। तो जब मैं इसके नियर लेकर आया हूँ, जस्ट नियर, तो इसका जो नियर एंड होगा अदर बॉडी का, उसके ऊपर अपोजिटली चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, मीन्स नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा इसके ऊपर। इसको चाहे मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ चाहे बाहर लगाऊँ, से फर्क नहीं पड़ता है ना। अभी तो अपन मीन्स अपोजिटली चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यही मैंने डेफिनेशन लिखी है। व्हेन एनी चार्ज बॉडी इज टेकिंग नियर टू अदर अनचार्ज बॉडी, देन इट्स नियर एंड ऑफ अदर बॉडी बिकम अपोजिटली चार्ज। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंडक्शन। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर क्या लेकर आता, नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी को नियर लेकर आता, तो इस वाले पर क्या क्रिएट हो जाते, पॉजिटिव क्रिएट हो जाते। ये जस्ट डेफिनेशन है। अब कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन। ये मैंने आपको क्या समझाया है, इसकी डेफिनेशन समझाइए, नोट डाउन करें, जिससे मैं अब एक्सप्लेनेशन कर सकूं। अब ऐसा हुआ क्यों था, तो इंडक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अब हुआ क्या होगा। तो हुआ ये था कि व्हेन वी टेक पॉजिटिव रॉड, आप इससे एक्सप्लेन करें चाहे इसी से समझा रहा हूँ, जो वहाँ पर बना हुआ है इस डायग्राम को ही रब करके अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब अपन इसको लेकर आए, तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बाय द रॉड, अट्रैक्ट होने लगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन हो गया, या यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस जगह पर, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाने, जहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी तो पोलैरिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो इस तरह से यहां पर नेगेटिव क्रिएट हो गए थे इस जगह पर। तो अपन ये बोलते हैं कि व्हेन वी टेक ए पॉजिटिव रॉड, देन इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, एंड देयर इज एट द नियर एंड देयर इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो द नियर एंड स्टार्ट एक्ट एज ए नेगेटिव पोल की तरह एक्ट करने लगा। अब इस जगह पर क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन वहां पर शिफ्ट हो गए, तो यहां पर तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो अपन क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी जहां पर होती है, सोडियम में डेफिशिएंसी होती है, तो उसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। इट मीन्स इसका जो फार एंड था स्टार्ट बिहेव एज ए पॉजिटिव, तो फार एंड कुछ ऐसा बिहेव करने लगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था कि व्हेन वी टेक द पॉजिटिव रॉड, देन इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या हो गए, कलेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सो दिस नियर एंड स्टार्ट बिहेव एज ए नेगेटिव, वाइल देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द फार एंड। ये कौन सा एंड कहलाएगा, फार एंड, है ना। मैं लैंग्वेज में बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इसको आप समझ लें, है ना बेटा। वैसे ही अगर कोई जना चाहता कि नहीं मेरे को तो नेगेटिव से एक्सप्लेन करना है, नेगेटिव लेकर करना है, तो वो ऐसे करता है एक्सप्लेन कि व्हेन इज टेक द नेगेटिव रॉड, देन इट स्टार्ट रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना चालू कर दिया होगा। अब इलेक्ट्रॉन को जब रिपेल करना चालू किया होगा, तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे ना, फार एंड पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फार एंड पर। तो फार एंड पर ऐसा हुआ होगा, तो फार एंड किसकी तरह काम करने लगा, नेगेटिव की तरह काम करने लगा ना। तो इसका फार एंड नेगेटिव हो गया। या एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस टॉपिक से। एक्सप्लेन आप किसी से भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो डिफाइन इंडक्शन एंड एक्सप्लेन इट। तो एक्सप्लेन में कहीं ना कहीं आप या तो ये एग्जाम्पल लेते या ये लेते। अब इलेक्ट्रॉन जब इधर की तरफ सारे के सारे रिपेल हो गए थे, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले प्लेसेस को तो हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव पोल बोलते हैं उसको अपन। तो इस तरह से अगर एक नेगेटिव हुआ तो एक पॉजिटिव हुआ। तो वैसे ही हमारे साथ जब टीवी के ऊपर गए थे, और अगर वो नेगेटिव चार्ज थी और अपन अपने हैंड से लेकर गए थे, तो ये नेगेटिव चार्ज था, तो हमारे इस हैंड पर क्या हो गया होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर की तरफ क्या हो गया होगा,
नेगेटिव चार्ज। तो इट मीन्स प्रॉपरली अगर कभी अपन जो डायग्राम्स बनाएंगे तो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि अगर मैं पॉजिटिव रॉड को लेकर आता हूँ यहाँ पर, तो इस एंड पर बनेंगे नेगेटिव चार्ज और फार एंड पर बनेंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक ना? तो कहीं ना कहीं अपन कुछ इस तरह से डायग्राम बना रहे होंगे जो मैंने आपको इंडक्शन एक्सप्लेन करा। ठीक बेटा ना? तो ये इंडक्शन था कि होगा कैसे डायग्राम, वो दिखाया मैंने आपको। ठीक, और एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से होता है। ठीक है ना? और अगर पूरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो ये भी एक्सप्लेन कर सकता हूं कि एक्चुअल में कुछ हद तक ऐसा भी पूरा नहीं होता है। मान लिया अपन पूरा एक्सप्लेनेशन ऐसे ही बोलते हैं जैसे मैंने लिखा वर्ड्स में, जो मैंने आपसे बोला आप उसको नोट डाउन कर लें, वही इसका एक्सप्लेनेशन था कि व्हेन वी टेक ए पॉजिटिव रॉड देन इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, सो एट द नियर एंड देयर इज अ accumulation of electron या excess of electron, so this end start behave like a negative pole, and while at the far end there is a deficiency of electron, so it start behave like a positive, जैसे मैंने यहाँ पर शो करा। that is the explanation। थोड़ा सा डीप जाएं तो कुछ हद तक ऐसा हुआ था कि जब अपन इस पोल को लेकर आए थे तो जो अंदर के एटम से वो डीपोलराइज्ड हो गए थे। डीपोलराइज्ड हो गए थे मीन्स एटम नॉर्मली राउंड होता है, ऐसा होता है एटम, पर आपने हाइब्रिडाइजेशन, फिजान्स रूल्स, पोलराइजेशन, ये सब आपने देखे हैं वर्ड्स हाइब्रिडाइजेशन से पहले। तो ये कुछ ऐसे शेप हो गए थे। मीन्स अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये कुछ इस तरह से हो गया था। इस वाले में बात करूं या फिर मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊं कि एटम का साइज कैसा हो गया था, इस वाले के लिए, इस वाले केसेस में एटम के अंदर ज़्यादा डीप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हो गए थे एटम के साइज, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ऐसे बुक्स में ऐसा ही एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ। फिर जब अपन ने ये साइज इसको हटा लेते हैं अपन, जैसे अपने हाथ हटा लिए थे तो अपन ने देखा था कि अपन नॉर्मल हो गए थे हैंड्स, क्योंकि जब अपन अपने रॉड को हटाया तो ये एटम वापिस से सेम हो गए, डी फॉर्म ना होकर वापिस सेम हो गए, फिर वैसे ही वैसे एटम हो गए, फिर हम न्यूट्रल हो गए बॉडी के अंदर। ठीक है, नोट डाउन करो बेटा, है ना? ठीक, अब आगे क्वेश्चंस कराऊं उससे पहले अब अपन अर्थिंग को समझ रहे हैं, है ना? अर्थिंग, व्हाट इज अर्थिंग? अर्थिंग में कुछ चीज़ें लिख भी रहा हूँ तो अपन अर्थिंग देख रहे हैं बेटा। ये मेथड्स तो देख ही लिए, अर्थिंग देख रहे हैं। ठीक है ना? अर्थिंग को सिम्बलाइज क्या करते हैं, अर्थिंग है क्या, इसको समझने के लिए आप यूँ ले सकते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो सी होता है, सी जिसमें लार्ज नंबर ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है, यूँ मान सकते हैं आप। तो आपने एक कहावत तो सुनी रखी है कि उसके अंदर में फ्यू बकेट्स वाटर निकाल लूँ या वाटर डाल दूँ तो क्या सी लेवल पर कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं फ़र्क पड़ेगा ना। वही हमारे साथ है, बिल्कुल सेम की सेम हमारा अर्थ बिहेव कर रहा है। उसके अंदर भी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, टोटली एज ए न्यूट्रल भी है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, पर लार्ज नंबर इलेक्ट्रॉन है, लार्ज नंबर ही प्रोटॉन है उसके अंदर। तो चाहे मैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालूं चाहे उसके अंदर डालूं, तो जस्ट लाइक ए लार्ज रिजर्वर जैसे सी होता है, वैसे ही जो हमारा अर्थ है, अर्थ इज ए लार्ज रिजर्वर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है हमारा अर्थ। अब न्यूट्रल है और उसमें से मैं अगर कुछ निकाल लूं या उसमें डाल दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए जिसका पोटेंशियल कंसीडर करा गया वो जीरो कंसीडर करा गया। चार्ज तो टोटल चार्ज बोलूं तो जीरो है, पर वैसे पर चाहे मैं इसके अंदर चार्ज इसके अंदर इंसर्ट कर दूं चाहे चार्ज बाहर निकाल दूं, उससे इसके पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं आने वाला। इसको अपन सिम्बलाइज कैसे करेंगे? जब भी अब क्वेश्चंस आगे करेंगे तो कुछ इस तरह से अपन अर्थिंग को सिम्बलाइज करेंगे डायग्राम्स के अंदर अर्थिंग को शो करते समय। ठीक, थोड़ा समझा रहा हूं कि अर्थिंग में होता क्या, एग्जाम्पल्स के थ्रू। कि सपोज करो हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी और वी अर्थेड, हमने अर्थिंग कर दी उसकी, तो होगा क्या? उस समय अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम दे बिकम न्यूट्रल,
इट्स कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल, न्यूट्रल कर देगा, इसका पोटेंशियल भी जीरो कर देगा, चार्ज भी जीरो कर दिया, मीन्स न्यूट्रल कर दिया उसने, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ने आके पूरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, कुछ ही सेकंड्स में कर डाला ये काम अपने अर्थिंग के अंदर। तो कुछ ऐसा कर देगा कुछ टाइम बाद। वैसे ही अगर मेरे पास नेगेटिव होते, यहाँ पर नेगेटिव बॉडी होती और अगर मैंने उसकी अर्थिंग कर दी होती तो इस बार क्या होता, अर्थ में इलेक्ट्रॉन जाने लगते पर उसके ऊपर कोई उसके पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपन जितने भी न्यूमेरिकल जो भी सिचुएशंस काम में लेते हैं उसमें पोटेंशियल ऑलवेज क्या कंसिडर करते हैं, जीरो कंसिडर करते हैं। फिर जब वही बिल्कुल सी की तरह, चाहे कितने बकेट्स वाटर उसके अंदर डाल दिया जाए या उसमें से निकाल दिया जाए, सी लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वैसे ही ये न्यूट्रल कर दिया बॉडी को, तो अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम दे ऑल्सो बिकम न्यूट्रल, और पोटेंशियल इसका भी कितना कर देगा, वो जीरो कर देगा। तो प्लीज़ रिमेंबर ये दो चीज़ है ना, थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझा रहा हूँ। अर्थिंग अपन लोग करते कैसे हैं, तो अपन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो अर्थिंग होती है उसके अंदर पहले अपन डक करते हैं, डक के अंदर एक थिक वायर डाली जाती है कॉपर की, है ना, इंसुलेटेड। तो ये थिक कॉपर वायर है, और एक अपन ने यहाँ पर प्लेट्स लगा दी होती है, प्लेट ऐसी जो कुछ हद तक बहुत सारे मेटल को मिक्स करके बनाई जाती है जिससे जल्दी से रस्टिंग ना आ जाए। तो एक मेटल प्लेट डाल दी जाती है, अर्थिंग जब घर में लगाई जाती है ना, सेफ्टी पर्पस के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स को बचाने के लिए और खुद को भी बचाने के लिए, डेंजरस, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ करंट होता है वो अर्थ में चला जाता है। ये मैंने वायर बना रखी है, और साथ में इसमें फिलिंग कर देते हैं अपन। फिलिंग अर्थ को थोड़ा गुड कंडक्टर बनाने के लिए अपन क्या फिल कर देते हैं इस डक के अंदर, जो अपन ने ये डक करा था है ना अर्थ के अंदर, उसके अंदर अपन एक तो कोल डाल देते हैं, बहुत सारा कोयला भरते हैं उसके अंदर, और साथ ही अपन NaCl नमक के टुकड़े डालते हैं, बहुत सारे भर के गड्ढे को पैक कर देते हैं। आजकल तो चलो ऑटोमेटिक मशीन टाइप भी आ गई, खुद ही उसको इंसर्ट करते हैं, वही अर्थिंग का काम करता है। तो ये एक तरह की अर्थिंग हुई। एक अर्थिंग और भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बात तो आप समझ गए होंगे अर्थिंग को। एक इंपॉर्टेंट अर्थिंग होती है जब क्लाउड की वजह से लाइटनिंग हमारे घर पे गिरती है, तो आपने कई बार सुना होगा कि बिजली गिरने से मकान टूट गए, गिर गए। तो उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, तो उसको बचाने के लिए हम एक छत पर, आप लोगों ने देखा होगा स्पाइक्स टाइप्स लगे होते हैं, उनका भी क्या यूज है कैपेसिटर में समझेंगे। वो स्पाइक्स टाइप जो लगे होते हैं वो अपन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे लगा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो वाला भी अर्थिंग समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये अर्थिंग समझ के सिंबल होता है, इतना इनफ था, ये थोड़ा प्रैक्टिकली समझाया आपको, ठीक है ना। नोट डाउन कर ही लिया आप लोगों ने। तो अब मैं समझा रहा हूँ जिसमें हमको बिल्डिंग को सेव करना होता है, बिल्डिंग को सेव करना होता है। तो बिल्डिंग को सेव करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो पहले तो थोड़ा क्लाउड्स के बारे में समझ लें अपन लोग, है ना। तो जैसे ये कोई क्लाउड है जो मैं बना रहा हूँ, क्लाउड्स जो होते हैं नॉर्मली उनके अंदर क्या होता है, जो नीचे वाला ब्लॉक होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और अगर हम लोग अर्थिंग नहीं लगाते, मीन्स अगर अपने घर पे अर्थिंग नहीं लगाते होते, तो आपको पता है ड्यू टू इंडक्शन, ये मान लो ये क्लाउड है जो हमारे बिल्डिंग पर से गुजर रहा है, ये कोई बिल्डिंग है ना, जिस पे से ये पास आउट हो रहा है। तो ये जा रहा होता तो क्या करता, इसके ऊपर पॉजिटिव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस क्रिएट कर देता ना, बहुत सारे चार्जेस, इतने चार्जेस कि यहाँ पे ब्रस्टिंग साउंड्स आने लगती। कोई ऊपर कदम रखता तो वो भी शायद मर जाता, पक्षी होता तो वो भी मर जाता। और साथ साथ में इतना ज़्यादा होता है कभी कभार कि इनमें क्रैक्स आ जाते हैं, बिल्डिंग्स के अंदर टूट जाती है बिल्डिंग हमारी जब इसके ऊपर से बिजली कड़कती है। तो ये नॉर्मली मोस्टली नेगेटिवली चार्ज होते हैं नीचे वाले क्लाउड्स जो होते हैं, क्लाउड्स का नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर एयर होती है, एयर। क्योंकि अपन को नॉर्मली बोला जाए जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं, तो वाटर ड्रॉप्स थोड़ी ऊपर रहती हैं, यहाँ पर समझने के लिए वाटर ड्रॉप्स जो होती हैं नॉर्मली वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं, और जो एयर होती है हमारे पास, एयर पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइटली एयर पार्टिकल्स भी रहते हैं, थोड़ी लेयर्स जो इसके पास आ रही होती है तो नेगेटिवली चार्ज होती है। और ये ऊपर का जो क्लाउड्स होता है वो नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ इस तरह से। तो अगर हमने अर्थिंग नहीं लगा रखी होती तो क्या होता है, ये पूरी की पूरी इंडक्शन, ये चार्जेस किसकी वजह से आए, क्योंकि नीचे का सरफेस जो ये क्लाउड बना रखा है, जो नीचे का सरफेस है वो कैसा हो रहा है, अब तो ये आप पढ़ ही चुके, नीचे का नेगेटिव है, तो इसमें इंडक्शन की वजह से बाई इंडक्शन
इस सरफेस पर पॉजिटिव आ गए होंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही टूट सकती है। आ गई। तो इसको बचाने के लिए अपन लोग क्या करते हैं कि ऐसा ना हो, अपन एक यहाँ पर एक थिक मेटल स्पाइक्स फॉर्म में, है ना, स्पाइक्स फॉर्म में अपन एक इस तरह की कोई चीज़ को लगा देते हैं और उसको फिर पूरे को अपन अर्थ में ब्यूरिड कर देते हैं। ये भी सब कॉपर की वायर, जैसे एक पतली सी वायर लेते हुए आए पाइप के अंदर, और फिर अगर ये बिल्डिंग का अर्थ है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने मेटल लगा दिया, इसके अंदर मेटल प्लेट अर्थ में ब्यूरिड कर दी अपन लोगों ने। तो ये मेटल ही प्लेट थी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था। तो इसका फ़ायदा क्या होता है जब अपन ऐसा करते हैं, तो ये बहुत सारे जो भी क्लाउड का इंडक्शन की वजह से जो भी यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट हो रहे हैं, उन सबको ये नीचे ग्राउंड में भेज देता है, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर इस पूरे को न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, और इस तरह से हम सेफ रहते हैं। तो पर हम लोग, ठीक है यहाँ तक समझ गए, पर हम लोग हमारे घरों पर हरदम इस तरह की अर्थिंग नहीं लगाते। वो वाली अर्थिंग तो लगाते हैं जिससे पहले मैंने समझाई थी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को समझाने के लिए। हम लोग क्यों नहीं लगाते सिटी के अंदर? तो कई बार अगर अपन विलेज में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगाना चाहिए। इसलिए आपने देखा जब भी न्यूज़पेपर में आता है तो उसमें बताया जाता है कि जो भी बिल्डिंग्स गिरी वो कहीं ना कहीं सिटी से आउट होती है। हम लोग कैसे बच जाते हैं? क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट्स के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पर कहीं आर्मी स्टेशन हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे स्टेशंस लगे होते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर किसी रेलवे हॉस्पिटल पर लगा हुआ है इस तरह का स्पाइक्स फॉर्म में, तो अगर उसको मैं डॉटेड में इंक्रीज कर दूं तो आप देखते ना कितने बड़े क्लाउड को, जो क्लाउड्स होगा उसकी सारी की सारी जो इंडक्शन से चार्जेस आएंगे उसको कहाँ इंसर्ट कर लेगा? ग्राउंड में। तो जब बहुत लार्ज क्राउड को ये अंदर ले लेगा तो इसके आसपास की जो बिल्डिंग्स होंगी उन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो बस ये जरूर है कि जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो भी, या मॉल्स हुए, वो भी लगा के रखते हैं इस तरह की अर्थिंग। आई थिंक समझ गए होंगे इस अर्थिंग को भी। ठीक बेटा, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा अपन लोग। ठीक, नोट डाउन करो बेटा इसको। ठीक बेटा, तो आपने अर्थिंग समझ ली। अब कुछ क्वेश्चंस जो इंडक्शंस पर आए हुए हैं, और एक क्वेश्चन और कंडक्शन का भी देखते हैं अपन लोग, है ना बेटा। ठीक, तो अपन एक अब क्वेश्चंस देख रहे हैं, मीन्स खत्म हो गए मेथड और लाइटनिंग। कहीं ना कहीं अपन को अर्थिंग की जरूरत पड़ती है अगले क्वेश्चंस में, अगले चैप्टर्स में, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन करा। ठीक है, तो अपन अब देख रहे हैं एक क्वेश्चन कि when we rub plastic glass and copper rod with silk cloth, then by putting them in hands without gloves, then glass is charged, but copper rod not charged। क्यों ऐसा नहीं, माई मीन्स अपन से बोला गया कि एक सिल्क का क्लोथ दे रखा है अपन को, है ना, जिससे अपन हैंड्स में लेकर जब अपन ग्लास रॉड लेते हैं तो वो तो चार्ज हो जाती है, ऐसा बोला गया है ना। ग्लास रॉड तो चार्ज हो जाती है जब मैं सिल्क क्लोथ से रब करता हूँ, बट व्हेन वी रब कॉपर रॉड हैंड्स में लेकर तो चार्ज नहीं होती। इस क्वेश्चन को भी जस्ट वर्ड्स में समझा रहा हूँ, लिख नहीं रहा। तो अपन इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसे देते कि व्हेन वी रब द ग्लास रॉड विद द सिल्क देन ग्लास इज बैड कंडक्टर, so no charge flow to our hand, हमारे हैंड में कोई चार्ज नहीं आते। बट when we rub the copper rod,
copper rod, but copper rod is a good conductor, and human body is also good conductor. Human body is also good conductor. So charges continue flow from copper to human body to human, and by legs continue go into the earth. So copper rod not charged. तो कॉपर रॉड चार्ज नहीं होती, क्योंकि ग्लास तो बैड कंडक्टर था। तो अगर मैं ग्लास को रब कर रहा था तो जो भी चार्ज प्रोड्यूस हो रहे थे वो मेरे हैंड्स पर तो आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि बैड कंडक्टर में चार्ज फ्लो नहीं करते। तो ये चार्ज हो गया, क्योंकि जब मैंने इसको रब किया होगा तो कहीं ना कहीं मेरे हैंड्स से इधर इधर ही चार्ज हो रहा होगा, तो इधर चार्ज हो गया। पर अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर गुड कंडक्टर, ह्यूमन बॉडी से गुड कंडक्टर। से जो भी चार्ज इस पर रब करने से प्रोड्यूस हो रहे थे कॉपर को, तो वो चार्ज कॉपर से मेरे हैंड्स में जाते हैं और हैंड से मेरे अर्थ के थ्रू, मेरे लेग्स के थ्रू किस में चले जाते हैं, वो अर्थ में चले जाते हैं। तो चार्ज ही नहीं होता, जो भी चार्ज होता वो सीधा अर्थ में जा रहा था, जो अपन ने भी अर्थिंग पढ़ी। समझ गए होंगे, ठीक है ना? ठीक। अब थोड़े से इंडक्शन पर देखते हैं बेटा, क्वेश्चन कैसे करते हैं अपन लोग। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता कि इफ यू हैव गिवन अ चार्ज रॉड एंड अ मेटेलिक स्फीयर, then make it oppositely charged, ठीक है बेटा, है ना? तो अपन को दे क्या रखा है, अगर अपन को समझें, है ना, कि अपन को दे रखा है कि एक रॉड दे रखी है अपन को जो पॉजिटिवली चार्ज है, और एक अपन को दे रखा है स्फीयर, और इसको बोल रहा है अपोजिटली चार्ज बना दो। मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बना दो, ये बोला गया अपन से। तो अपन करते कैसे, एज ए सॉल्यूशन बात करें, ये तो गिवन था अपन को, तो अपन ने बोलना कैसे कैसे स्टेप्स में, चाहे अपन वो लैंग्वेज में लिखते, जिसको मैं डायग्राम्स के थ्रू समझा रहा हूँ। तो अपन बोलते फर्स्टली वी टेक ए रॉड नियर टू इट, फर्स्टली हम चार्ज को नियर लेकर आते हैं। सो ड्यू टू इंडक्शन जब नियर लेकर आ रहे हैं इस स्फीयर के, मेटल स्फीयर दे रखा है अपन को, लेकर आ रहे हैं इसके नियर, जब लेकर आए तो ड्यू टू इंडक्शन नियर एंड क्या हो जाता, नियर एंड बिकम पॉजिटिव, नियर एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज, बिकम नेगेटिवली चार्ज, एंड फार एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, फार एंड पॉजिटिवली चार्ज। ये होता ना हमारे पास, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट का मैंने हल्का सा एक्सप्लेनेशन लिख भी दिया कि अगर हम इसको लेकर आते तो नियर एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज, फार एंड इज पॉजिटिव चार्ज। पर आप ये भी जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इस रॉड को हटा दूँ तो ये तो वापिस से न्यूट्रल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो सेकंड पॉइंट में अपन क्या करते, सेकंड पॉइंट में अपन बोलते कि विदाउट रिमूविंग द रॉड वी अर्थेड द फार एंड की अर्थिंग कर दी होती। मीन्स ये नेगेटिव है इधर, तो सेकंड पॉइंट के अंदर बात को लिखते हैं विदाउट रिमूविंग रॉड वी अर्थेड द फार एंड, सो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज्ड। और न्यूट्रलाइज कैसे होता है आप समझ गए होंगे। ये क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि वो तो इसके इम्फेसाइज में यहीं पे रुके हुए थे ना, इसके अट्रैक्शन की वजह से, तो वो रिमूव नहीं हो पाए, सिर्फ यही वाले रिमूव हुए क्योंकि फार एंड था, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, इसलिए इसने न्यूट्रलाइज कर दिया होगा। बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है पॉजिटिव चार्ज गो इनटू द अर्थ, ऐसे ही लिखेंगे आगे की थ्योरीज में, पर आपको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज मूव तो नहीं करते। इसी वजह से आपने देखा होगा मैंने पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए अर्थ से इलेक्ट्रॉन को लेकर आया था न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर बात लिख दी है कि विदाउट रिमूविंग द रॉड वी अर्थिड द फार एंड की हमने अर्थिंग करी, सो द पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए फार एंड वाले। तो न्यूट्रलाइज इसलिए करा होगा लाकर, ना कि गो इनटू द अर्थ, वरना कई बुक्स में लिखा होता है कि जो फार एंड के पॉजिटिव चार्ज से गो इनटू द अर्थ। पर एक्चुअल में यहाँ तक कि अगर वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि क्या ऐसा हुआ था, गए थे क्या, तो अपन ने बोलते हैं कि नहीं। जब भी मैंने समझाया था ना थोड़े टाइम पहले ही कि वो अर्थिंग के अंदर कि यहाँ से आए होंगे, उससे न्यूट्रलाइज कर दिया होगा, और ये न्यूट्रलाइज इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो इसके अट्रैक्शन में यहीं रुके हुए थे। ठीक, ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो अपन ने बोला साइमल्टेनियसली अगर मैं इन दोनों को एक साथ हटा दूँ तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज हैं, पर आपने क्या पढ़ा है गुड स्फीयर मेटलिक स्फीयर के लिए कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब मैंने कंडक्शन समझाया था तो अपन ने बोला कि साइमल्टेनियसली वी रिमूव रॉड एज वेल एज अर्थिंग, सो negative charge uniformly distributed ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। मीन्स में अगर लास्ट डायग्राम बनाता जिसमें मैंने दोनों को रिमूव कर दिया है तो ये मेरा कहीं ना कहीं थर्ड का डायग्राम हो जाता। इस तरह से ये बॉडी जो अपन को स्फीयर जो दिया गया था न्यूट्रल, वो मैंने चार्ज कर दिया अपोजिटली चार्ज। तो पहले मैं इसके पास रॉड लेकर आया तो नियर एंड नेगेटिव, पॉजिटिव ड्यू टू इंडक्शन। फिर मैंने इसकी अर्थिंग करी, जो पीछे का पॉजिटिव था वो न्यूट्रलाइज हुआ। फिर मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली रिमूव कर दिया तो दे बिकम नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि जो चार्ज होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं गुड कंडक्टर्स पर। ठीक है, समझ गए होंगे बेटा क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा पर, है ना, नोट डाउन कर लो या स्नैपशॉट्स खींच लो। ठीक है बेटा, है ना। नेक्स्ट देख रहा हूँ। तो नेक्स्ट में देखें अपन लोग, नेक्स्ट के अंदर तो अब के यूँ मान लो कि इफ़ यू हैव गिवन अ चार्ज रॉड एंड टू मेटेलिक स्फीयर then make it oppositely charged, then make them, और ब्रैकेट में दे रखा था विदाउट अर्थिंग, अर्थिंग का यूज नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो अगर अर्थिंग ऐसा नहीं बोलते तो कहीं ना कहीं हम लोग वही वापस पैटर्न लगाकर सॉल्व कर सकते थे इसके पहले क्वेश्चन की तरह। तो अपन इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे को एक पॉजिटिव रॉड दे रखी है और दो मेटेलिक स्फीयर दे रखे हैं और सेम साइज। हमारे क्वेश्चन में था मेटेलिक स्फीयर, टू मेटेलिक स्फीयर और सेम साइज के थे, है ना, सेम साइज के थे, सेम साइज के स्फीयर से। ठीक है, ये अपन को गिवन था। इस बार कैसे करते तो वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉल्यूशंस ही कर रहे हैं अपन लोग। कुछ ऐसा बोला गया तो अपन ने बोला फर्स्टली वी टच बोथ द स्फीयर। तो फर्स्टली अपन ने क्या करा होता, टच द स्फीयर्स, टच द स्फीयर किया होता, ये अपन ने फर्स्ट काम किया होता। सेकंड काम क्या किया होता अपन ने, नाउ वी टेकिंग, इसको अगर मैं एक को ए और एक को बी कंसिडर कर रहा हूँ, है ना, अगर वर्ड्स में अपन को समझाना होता क्वेश्चन को, नाउ वी टेक अ पॉजिटिव रॉड टूवर्ड्स वन ऑफ द स्फीयर। तो मैं ए के पास लाया तो ड्यू टू इंडक्शन नियर एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज, नियर एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज, टू स्फीयर को टच कराया था अपन ने। सो ये वन सिस्टम बन गया था ना, क्योंकि दोनों ने एक ही नेचर के थे। तो व्हेन वी टेक, सेकंड पॉइंट में लिख रहे हैं, व्हेन वी टेक ए पॉजिटिव रॉड देन द नियर एंड which is a part of A become negatively charged and the far end which is the part of B start behave like a positive। ये अपन ने सेकंड पॉइंट में बोला होता। ठीक, फर्स्ट पॉइंट में अपन ने दोनों को टच कराया और उनको एक सिस्टम बना दिया, एक सिस्टम बन गया, वन सिस्टम की तरह एक्ट करने लगे ये लोग। अब
क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन थे इसके भी खींच दिए होंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन खींच दिए होंगे और इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव आ गए होंगे, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी तो अब इस जगह पर हुई ना, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। और थर्ड वाला बिल्कुल सिंपल था, जैसे अपन ने पहले वहाँ पर करा था कि अपन ने फिर लिखा होता कि साइमल्टेनियसली वी रिमूव rod as well as separate both the spheres, दोनों स्फीयर्स को सेपरेट कर दिया होता। तो जैसे ही सेपरेट किया होता तब आपको पता है कि इसके ऊपर यूनिफॉर्मली नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते और इस पर पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते, और इन दिस वे दे बिकम अपोजिटली चार्ज्ड, ऐसे हो जाते अपने पास। तो ये 3 पॉइंट समझाया कि पहले हमने दोनों को टच कर दिया, दोनों स्फीयर्स को, फिर उसके पास एक रॉड लेकर आए जिससे नियर एंड बिकम बन गया नेगेटिव चार्ज और फार एंड विच इज़ द पार्ट ऑफ बी बिकम पॉजिटिव चार्ज। और जब दोनों को सेपरेट करा और रॉड को भी हटा दिया अपन ने, तो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए वो। ठीक है, समझ गए होंगे बेटा, है ना। तो ये इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स थे इंडक्शन पर और इस पर। ठीक है, एक नोट में इंडक्शन का एक पॉइंट और लिखा रहा हूँ कि गोल्ड लीज भी देख लेते हैं। गोल्ड लीज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप, वो देख रहे हैं बेटा अपन लोग, है ना। ठीक है, तो अपन एक नोट में इंडक्शन का एक टॉपिक देख रहे हैं अपन, है ना, इंडक्शन का ही, कि चार्ज कितना क्रिएट होता है बाय इंडक्शन। तो सपोज करो मैं एक रॉड लेकर आता हूं जिस पर चार्ज है क्यू चार्ज है, और ये यहाँ पर आप मान लें स्फीयर है ना, जिस पर जो इसके पास लेकर आया था, एक मैं स्फीयर यहाँ पर रख देता हूँ। तो आपने देखा था इस पर इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुए थे। इस चार्ज को मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि क्यू डैश चार्ज है। कितने चार्ज हैं, क्यू डैश चार्ज है। तो अपने पास जो चार्ज क्रिएट होंगे इसके ऊपर, वो जो क्यू डैश क्रिएट होगा वो Q1-1/k के इक्वल्स होगा। ड्राइव भी होगा पर कैपेसिटेंस में ड्राइव होगा। यहाँ पर तो जस्ट समझा है और अपोजिटली हुआ था इसलिए माइनस का साइन लगा रहा हूँ कि अपोजिटली चार्ज होगा। ठीक, जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू जो अपन ने यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। ठीक बेटा, के जो यहाँ पर है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जस्ट लिखा रहा हूँ बुक्स में, उसी जगह एक बार लिखा होता है कि टारगेट बैच तो का बच्चा तो एक साथ ही पढ़ेगा ना इस टॉपिक को। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और फॉर मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू इन्फिनाइट होती है उसके लिए मेटल की वैल्यू। तो जो ये इक्वेशन है, अगर मैं उस जगह पर यहाँ पर अगर मैं इन्फिनाइट रख देता हूँ तो Q डैश जो है वो तो -Q के बराबर हो गया ना। तो इट मीन्स अगर मेटल है तो जितने चार्ज इस पर होंगे उतने ही क्रिएट हो जाएंगे। बट अगर उसकी जगह मेटल मैंने मेटल ना होकर किसी और का बना हुआ है, जैसे नॉन मेटल्स के बने हुए हैं, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला लगेगा और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए होगा हमारे को उस नॉन मेटल का। तो उसके उसी अनुसार उस पर चार्ज आएंगे, फिर उतने सारे चार्ज नहीं आएंगे। ये बात समझाइए मैंने इस पॉइंट के अंदर। ठीक, ये बात समझाने करिए। ये तो केस लिया था मैंने है मेटल के लिए। मेटल के लिए क्या होगा, तो मेटल पर उतने ही चार्ज क्रिएट होते हैं, एज ए याद रखने के लिए भी जितना उसके ऊपर होगा। ठीक, फॉर्मूला तो रिमेंबर हो ही जाएगा, जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे वहां पर आएगा भी इसी फॉर्मूला। ठीक है ना, समझ गए बेटा। अब एक गोल्ड लीव्स एक डिवाइस होता है, उसको भी जरा सा अपन देख लें। इसके बाद तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको फोर्स के बारे में डिटेल दूंगा। तो अपन देख रहे हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब आज के टाइम पर ये नहीं है अपने टाइम पर, तो इसलिए जस्ट डायग्राम को ही एक्सप्लेन कर दूंगा। पर काम किसका आता है उसको जरूर लिख देता हूं। इट इज ए डिवाइस यूज टू डिटेक्ट चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। दो चीज़ों के काम आता है,
कैसे वर्क करता है वो ही समझा रहा हूँ। पहले तो खुद डायग्राम में देखने की क्या चीज़ होती है। तो एक एक्चुअल में ग्लास जार होता है हमारे पास। इट कंसिस्ट अ ग्लास रॉड with rubber cap in which two leaves, golden leaves, are attached with a vertical brass rod, and at the upper end it consists a cap या disc consist करता है। पहले एक बार डायग्राम है ना कैप करता है, पूरा वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा है ना। साथ में ही यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ थिन फॉइल्स लगी होती हैं, ठीक है। किसका क्या क्या काम है सब कुछ समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो जो ये जार है, ये जार, तो ये जो जार है ये ग्लास का जार है, ग्लास जार है, ठीक। इसके अंदर जो ये रॉड है, ये रॉड जो है वो अपनी कोई मेटल भी बोल सकते हैं, पर जिसने पहली बार पर्टिकुलरली बनाया उस समय उसने ब्रास रॉड काम में ली थी। और जो ऊपर की डिस्क थी ये भी ब्रास की या मेटल की डिस्क थी, तो मेटल या ब्रास डिस्क थी इसके ऊपर, है ना। और जो ये दो फॉइल्स शो कर रखे हैं ये इससे अटैच थी गोल्ड फॉइल्स, गोल्ड फॉइल्स। गोल्ड फॉइल्स ही क्यों ये लिखी, क्योंकि ये सेंसिटिव टूवर्ड्स चार्जेस हैं, इसलिए यूज़ करा गया गोल्ड को। इनका क्यों करा गया वो भी अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। ये थी टीन शीट्स की लगा रखी थी यहाँ पर, और कहीं ना कहीं बाहर की कोई चीज़ ना यूज़ हो जाए तो अर्थिंग भी ले रखी थी। सबकी थोड़ी सी वर्किंग अब समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे बात में अब थोड़ा वर्किंग पहले समझ लें, वापस से बोल देता हूँ। इट कंसिस्ट ए ग्लास जार in which a vertical brass rod is fitted with the help of rubber या कॉक बोल दूं ना, रबड़ कॉक की हेल्प से। एट द अपर एंड ऑफ द रॉड इट कंसिस्ट ए ब्रास डिस्क, and at the lower end of the brass rod is consist of two gold foils which is sensitive towards charges, and there is also fitted a two tin sheet। क्यों यूज़ होती है वो बाद में बताता हूँ। और ये अर्थिंग वैसे समझाते नहीं उस समय, लिखते समय अपन इन लिखना भी पड़े। पहले के टाइम पर इंपॉर्टेंट था 2010 तक, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट नहीं रहा टॉपिक, और पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। तो फर्स्ट अगर अपन को ये चेक करना हो, मैंने अपन अगर वर्किंग की बात करें कि जो मैं कोई रॉड लेकर आता हूँ तो वो चार्ज है कि नहीं है चार्ज, क्योंकि मैंने बताया ना यूज टू डिरेक्ट चार्ज बॉडी है कि नहीं, कि बॉडी न्यूट्रल है और चार्ज है, वो कैसे पता करें। तो देखो अगर मैं कोई बॉडी को लेकर आता हूं और वो चार्ज नहीं है तो मैं जब इसको, अगर न्यूट्रल है तो मैं करूंगा तो जैसी फॉइल्स थी वैसे ही रह जाएंगी। पर अगर मैं ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो मैं जैसे ही इसको टच करूंगा इससे, तो आपको पता है ये मेटल है, गुड कंडक्टर, यूनिफॉर्मली यहाँ पर जाएगा। और जब ये यहाँ पर जाएगा तो जो गोल्ड फॉइल है, एक बार आप डायग्राम बना लें उसके बाद ये आगे समझा रहा हूँ, ठीक है। बना लिया डायग्राम। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या हुआ होगा, जब यहाँ पर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज को टच किया होगा तो पॉजिटिव चार्ज गो, और इसको भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए होंगे इस जगह पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये दोनों जो गोल्ड फॉइल्स थी ये तो डाइवर्स हो गई होंगी ना, और इससे अपन को पता लग गया होगा कि जिसको अपन ने टच करा वो बॉडी चार्ज है। नेचर क्या है वो पता नहीं लग रहा अभी तक, मैंने ये भी लिखा नेचर ऑफ चार्ज का पता लगाने का, पर पता लग गया कि हाँ जो बॉडी थी वो चार्ज है। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो पता नहीं, पर पता लग गया कि चार्ज बॉडी को टच किया अपन ने, तो चार्ज का पता लगा लिया, ठीक। अब जब इसकी वर्किंग करनी हो, मेरे को ये पता करना हो कि अब दूसरी बॉडी कैसी है, इसको तो मैंने टच करा दिया, अब दूसरी बॉडी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो कैसे पता लगाएं अपन, या फिर न्यूट्रल है तो कैसे पता लगाते। तो पहले हमने किसी नोन रॉड से इसको चार्ज करा होता, जैसे ही पॉजिटिव हो गए, दो डाइवर्स हो गए, ठीक। तो हमने पहले एक नोन बॉडी से इसको चार्ज करा होता, तो ये दोनों की दोनों गोल्ड फॉइल्स डाइवर्स हो गई थी, और हमको ये पता था गोल्ड फॉइल्स पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो ये हमारे लिए फिक्स्ड एक तरह की वर्किंग ये हो गया अपने पास। अब मैं एक बॉडी को लेकर आता हूँ जो बॉडी नेगेटिव चार्ज थी, तो व्हेन वी टेक द नेगेटिव चार्ज तो होगा क्या, ये दोनों की दोनों नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल करेंगे तो ये कन्वर्स होना चालू हो जाएंगी ना,
न्यूट्रल होना चालू हो जाएंगी ना, तो जब ये पास आती हुई दिखेंगी तो अपन समझ जाएंगे कि जो बॉडी थी वो नेगेटिव चार्ज है। और अगर मैं यहाँ पर क्या लेकर आता, पॉजिटिव बॉडी को लेकर आता वंस अगेन, कोई दूसरी अदर बॉडी को लेकर आता अननोन जो थी हमारे पास, तो आप जानते हो जो इस ये पॉजिटिव पहले भी पॉजिटिव, तो ये तो डाइवर्जन और ज़्यादा डाइवर्ज हो जाते हैं ना, जो हमारे को ये शो करते कि यहाँ पर ये बॉडी पॉजिटिव है, पता लग जाता क्योंकि मोड डाइवर्जन नजर आया था। ठीक, अब ये टिन शीट्स क्यों लगाई गई थी? तो टिन शीट इसलिए लगाई गई थी कि जिससे इंडक्शन हो और बेटर हमारे को डाइवर्जन नजर आए, डाइवर्जेंस बोले अपन लोग या अपन बोले कन्वर्जन बोले, क्योंकि इंडक्शन होगा यहाँ पर नेगेटिव का, तो ये अच्छे ढंग से फॉइल्स आगे पीछे जाएंगी ना, क्योंकि उससे हमारा ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, हमारे को देखने में पता लग जाएगा हमारे को। तो ये टिन शेड की थी। अर्थिंग इसलिए भी लगाई थी अपन लोगों ने कि कहीं बाहर की कोई चीज़ आकर इसको डिस्टर्बेंस ना कर दे, क्योंकि अगर कोई सरफेस पर आएगा तो वो अर्थ में वापस चला जाएगा नीचे, तो इस तरीके के लिए भी अर्थिंग लगाई थी। आई थिंक समझ गए होंगे बेटा। तो बस यही था अपना इस लेक्चर के अंदर, सेकेंड लेक्चर के अंदर जो अपन ने पढ़ा बेटा, है ना। बाकी अब अपन इसका थर्ड लेक्चर में फोर्स, कूलाम फोर्स पढ़ने वाले हैं, उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, है ना। तो नोट डाउन करें, है ना। गोल्ड फॉइल्स जस्ट एक्सप्लेन करी थी, है ना बेटा। ओके बेटा, है ना। गुड डे बेटा, गुड डे।